ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम आने वाला है, जो चाहते हैं कि हमें किसी तरह पास करवा दो। हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं करा, बस किसी तरह पास करवा दो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 क्वेश्चन बताऊँगा जो आपको गारंटीड पास करवाएँगे। उन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके 100% पेपर में आएँगे ही आएँगे और जो ना ना करते भी आपको 27 नंबर दिला के जाएँगे। तो चलो, अब 2 क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे होंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ मिल जाएँगे आपके पेपर के अंदर। तो ड्यू के हर बच्चे को ये 5 क्वेश्चन तो करके जाने ही जाने हैं। तो चलो, सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? हमें इसके अंदर निकालना है अपना इंडेक्स नंबर। तीनों मेथड से हमें निकालना है, लास्ट में पांचवें फीचर के तीनों उसमें इंडेक्स नंबर निकालने हैं। हमें दे क्या रखा है? सबसे मुश्किल क्वेश्चन वो इसी पे ही बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखो, बेचर की है, यहाँ पे प्राइस दे दिया, क्वांटिटी दे दी। करंट ईयर के अंदर यहाँ पे इन्होंने प्राइस नहीं दिया, यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंडिचर दे दिया। अब आप बच्चे बच्चे को पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है आपका क्वांटिटी इंटू प्राइस। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी को डिवाइड कर दूंगा एक्सपेंडिचर से, क्वांटिटी को डिवाइड कर दूंगा एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी को डिवाइड करवा लूंगा एक्सपेंडिचर से, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेरा प्राइस निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखो, इधर आ जाओ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका P0 बेस ईयर का प्राइस होगा, यहाँ पे Q0 आपका क्वांटिटी हो गई। उसके बाद क्या करोगे? ये जितनी भी वैल्यूज है ये यहाँ पे आपने एज इट इज लिख दी, ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। उसके बाद क्या? उसके बाद ये देखो, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका प्राइस हो गया। हम क्या निकालेंगे? हम यहाँ पे क्वांटिटी भी हमारे पास यहाँ पे दे रखी है। हमने क्या करा? हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्राइस आ गया। तो ये क्या हुआ? P1 डिवाइडेड बाय Q1, तो हमारा यहाँ पे प्राइस निकल के आ गया। प्राइस निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है लेस्परेज इंडेक्स। लेस्परेज इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। अब हमें P1 Q0 चाहिए, तो हमने यहाँ पे P1 Q0 निकाल लिया। हमने यहाँ पे जो हमारा P1 निकल कर P1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया Q0 से, हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, उसका सिग्मा निकाल लिया एंड यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में रख दिया। उसके बाद क्या है? आगे हमें क्या निकालना है? P0 Q0, सिग्मा का P0 Q0। वो कैसे निकलेगा? ये रहा P0 Q0। कैसे निकाला वो देखो, यहाँ पे P0, ये रहा Q0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने सिग्मा निकाल लिया। सिग्मा निकालने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद मेरे देखो यहाँ पे लेस्परेज का निकल के आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे यहाँ पे पासेस का। पासे का कैसे निकालेंगे? पासे का मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला आता है, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। और यहाँ पे क्या है? यहाँ इंटू में 100 कर दूंगा। अब यहाँ पे निकालेंगे कैसे? P1 Q1 क्या होगा? सिंपल सी बात, देखो हमने यहाँ पे P1 Q1 क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हम ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। गिवन कैसे? देखो, ये रहा हमारा एक्सपेंडिचर। कैसे गिवन है? देखो, P1 Q1 क्या होगा? P1 Q1 आपका क्या होगा? ये आपके जो वन होता है आपका क्या डिनोट करता है? ये आपके करंट ईयर को डिनोट करता है, ये आपके करंट ईयर को डिनोट करता है। करंट ईयर में क्या होएगा? जो आपकी प्राइस इनटू क्वांटिटी, करंट ईयर को करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर ही तो होगा। और क्या होगा? तो एक्सपेंडिचर हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है? यहाँ पे हमने P1 Q1 हमें दे रखा है, P0 Q1 निकाल लिया। देखो, P0 Q1 हम यहाँ पे हमने निकाल लिया। हमने P0 इंटू में क्या करा? Q1। यहाँ पे हमने सिग्मा निकाल लिया। सिग्मा निकालने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब हम निकालेंगे अपना फिशर इंडेक्स। फिशर इंडेक्स निकालेंगे कैसे? इसका बहुत सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे हम अंडर रूट ले लेंगे L इंटू P का, मतलब लास्ट प्लेस का जो इंडेक्स आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पासेस के इंडेक्स से एंड उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया कि पहले क्वेश्चन में कैसे होगा? मुश्किल से मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको मुश्किल करने से एक्सपेंडिचर दे देंगे। यहाँ पे आपको मुश्किल करने के लिए एक्सपेंडिचर दे देंगे, तो आपको पता ही है कि उसे कैसे कन्वर्ट करना है। अब कभी कभार क्या होगा? यहाँ पे आप क्या कर देंगे? यहाँ पे आपको प्राइस दे देंगे, आपको क्वांटिटी निकालनी होगी। कैसे निकालोगे? एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दोगे प्राइस से, तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पे हमें क्वांटिटी दे रखी है, तो हमने क्या करा? एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से, तो हमारे यहाँ पे प्राइस निकल के आ गया। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? चलो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? ये सब छोड़ दो, ये सब इररिलेवेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले इधर आ जाओ, आपको निकालना है स्पेसमैन रैंक कोलिशन निकालना है। स्पेसमैन रैंक कोलिशन कोफिशिएंट निकालना है। अब इसमें निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ये रिपीटेड वाला केस है, नॉन रिपीटेड वाला केस है। मैंने आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी या जो अभी मैम ने वीडियो डाली थी स्टडी प्लान की, अगर उसमें आपने देखा हो या डिलीटेड टॉपिक्स वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी रिपीटेड वाला केस बहुत बार पूछा जाता है। रिपीटेड वाला केस, रिपीटेड वाले केस फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर करके जाना है। कैसे पता लगा ये रिपीटेड वाला केस है? आओ यहाँ पे एक बार नंबर पढ़ो। नंबर आपके पास यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या 45 48 40 42 38 46 41 30 36 42। देखो यहाँ पे जो 42 हुआ ये रिपीट हो गया, तो ये रिपीटेड वाला केस हो गया। यहाँ पे कुछ नंबर रिपीट चल रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे क्या, देखो ये 38 रिपीट चल रहा है, यहाँ भी 38 रिपीट चल रहा है, तो मुझे पता चल गया कि ये रिपीटेड वाला केस है। अब मुझे आगे करना है, मुझे आगे करना है अपना जो रिजल्ट मेरा निकल जाएगा उसको इंटरप्रेट करना है। मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया, डिलीटेड टॉपिक्स वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर वो सारी डिग्रीज लर्न करके जानी है। स्कैटर डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके डिलीटेड टॉपिक्स है, वो आपका यहाँ पे गाइडलाइन से बाहर कर रखे हैं। गाइडलाइन इशू करी थी जो डीयू ने, वो उस गाइडलाइंस में मेंशन नहीं है कि आपका स्कैटर डायग्राम्स नहीं आएगा। अब इसमें क्या है? इसमें आप पर डिग्रीज करके जरूर जरूर जानी है कि आपका -1 क्या डिनोट करता है, 0 क्या डिनोट करता है, +1 क्या डिनोट करता है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कोई वैल्यू है तो वो क्या डिनोट करती है। वो सारे आपको डिग्रीज लर्न करके जानी है A to Z। तो एक बार समझ में आ गया?
ये क्लियर हो गया। चलो इस क्वेश्चन करेंगे कैसे, अब इधर आ जाओ। हमें पता है अगर हमें यहाँ पे अपना रैंक स्पेस में रैंक कोएफिशिएंट निकालना होता है, वो भी रिपीटेड वाले केस के अंदर, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के थ्रू हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए अपना एन, हमें चाहिए अपना एम और हमें चाहिए अपना सिग्मा डी स्क्वायर। अब हमें पता है एन क्या होता है, एन होता है हमारे यहाँ पे नंबर्स कितने चल रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो एन हमारा यहाँ पे हो गया 10, तो हमने यहाँ पे 10 की वैल्यू रख दी। हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे 10 रख दिया एन की जगह। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर होगा। अब हमें चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे कैसे, सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पे रैंक्स दोगे, बारी बारी यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन जो है उसके यहाँ पे रैंक्स दोगे। कैसे दोगे, जो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है, जो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रैंक देनी है। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको यहाँ पे हमने 1 दिया, उसके बाद जो उससे छोटा हुआ उसको हमने यहाँ पे 2 दे दिया। 46 यहाँ पे उससे छोटा 48 से, तो हमने यहाँ पे 2 दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उससे छोटा नंबर क्या हुआ 45 हमने ढूंढा, उसको यहाँ पे हमने 3 दे दिया। अब आ जाओ, अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब इसके ऊपर क्या है, अब यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे आता है आपका 42 एंड 42। अब यहाँ पे क्या हुआ 42 यहाँ पे क्या होगा, आपकी 4th रैंक एंड 5th रैंक पे आ रहा है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पे 4.5 आया कैसे, कैसे आया, आपकी 4th रैंक प्लस 5th रैंक डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका क्या होगा 9th डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4.5। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 4.5 लिख दूंगा और यहाँ पे भी मैं 4.5 लिख दूंगा। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद मैं आगे कैरी ऑन करूँगा। कैरी ऑन कैसे करूँगा, अब यहाँ पे मेरी 4 वैल्यू भी, 4th रैंक भी चली गई, 5th रैंक भी चली गई। मैंने दोनों रैंक को प्लस करके वहाँ पे डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल के दोनों में आधा आधा बांट दिया। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी 6th रैंक दूंगा। 6th रैंक मैंने यहाँ पे दे दी, फिर मैंने यहाँ पे क्या करा 8th रैंक दे दी, यहाँ पे 7th रैंक भी दे दी ऐसे करके। उसके बाद 9th रैंक दी, 10th रैंक दे दी। अब क्या हुआ, उसके बाद अब इस वाले में निकालूंगा। इस वाले में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रैंक दे दी, उसके बाद मैंने क्या करा सेकंड रैंक दी, थर्ड रैंक दे दी, थर्ड रैंक देने के बाद 4th रैंक दे दी, 5th रैंक दे दी, 6th रैंक दे दी। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका जो भी नंबर है, देखो ये जो आपका 38 नंबर है, यहाँ पे कैसे लाई कर रहा है, ये आपका 7 प्लस 8th रैंक पे आपका फॉल कर रहा है। 7 प्लस 8th रैंक पे आपका फॉल कर रहा है, तो आप क्या करोगे 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या हुआ, 7 प्लस 8 कितना हुआ, 7 प्लस 8 आपका हो गया 15 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 7.5 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 38 को यहाँ पे एक बार 7.5 लिखोगे एंड यहाँ पे भी एक बार लिखोगे 7.5। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैंने आगे की सारी रैंक्स दे दी। रैंक्स देने के बाद आपको अब क्या करोगे, अब आप निकालोगे यहाँ पे अपना डी। डी कैसे निकालेंगे, R1 माइनस R2। क्या निकालेंगे, R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 क्या हुआ, रैंक 1 माइनस रैंक 2, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 7.5 0 माइनस 0.5। ऐसे करके मैंने यहाँ पे अपनी डी की सारी वो डी निकाल लिया। डी निकालेगा मैं क्या करूँगा, डी निकालेगा मैं निकालूंगा अपना डी स्क्वायर। क्या निकालूंगा, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कैसे निकाला, यहाँ पे जितनी भी सारी वैल्यू चल रही है इनका मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे मेरा डी स्क्वायर निकल के आ गया। एंड में आके मैंने इसका टोटल निकाल दिया, तो टोटल मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। टोटल मेरे पास क्या आ गया, टोटल मेरे पास आ गया सिग्मा डी स्क्वायर। एंड वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, वो वैल्यू क्या करी, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब उसके बाद क्या आता है, मुझे क्या करना है, 1/12 इंटू में एम क्यूब माइनस एम, 1/12 इंटू में एम क्यू माइनस एम। अब ये एम क्यू माइनस एम क्या होता है, यहाँ पे एम क्या डिनोट करता है, 12 तो एक देखो एब्सोल्यूट नंबर हो गया। अब यहाँ पे एम क्या डिनोट करता है, एम डिनोट करता है कि एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उस पर ध्यान देना है। कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपको 42 रिपीट कर रहा था, 42 पे ध्यान नहीं देना, 42 कितनी बार रिपीट कर रहा है उस पर ध्यान देना, कितनी बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 42 2 बार रिपीट कर रहा था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा 1/12 इंटू में 2 का क्यूब माइनस 2। एम क्या डिनोट करता है, एम मेरा डिनोट करता है यहाँ पे कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने एक और प्लस में कैसे लिखा, प्लस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो नंबर रिपीट कर रहा था, यहाँ पे भी तो नंबर रिपीट कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने प्लस में लिख दिया। प्लस में कैसे करा मैंने, देखो इसमें भी क्या है 38 और 38 2 बार रिपीट कर रहा है। 38 नंबर पे ध्यान नहीं देना, 38 कितनी बार रिपीट कर रहा है उस पर ध्यान देना है। 2 बार रिपीट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फिर से वही कि 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 12 कर दिया। अब इस इक्वेशन को मैं पूरा अगर सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने का मेरा यहाँ पे 0.903 निकल के आएगा। अब एंड में क्या आता है, एंड में हमें अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करना था, तो इंटरप्रेट में इसने क्या बताया कि यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन निकल के आता है, आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन निकल के आता है। आपके क्वेश्चन समझ में आया, ओके हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका एम है वो क्या डिनोट करता है, एम आपका डिनोट करता है कि एक पर्टिकुलर नंबर आपका कितनी बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है उस पर ध्यान देना। कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है उस पर ध्यान देना है। अगर फॉर एग्जाम्पल क्या होता, अगर यहाँ पे आपका 42 42 42 3 बार लिखा हुआ होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो 42 है वो 3 टाइम रिपीट कर रहा है, 42 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो क्या करते हैं यहाँ पे आपका 3 का क्यूब माइनस 3 करते। अगर यहाँ पे आपका 42 4 बार रिपीट करता, 42 4 बार लिखा हुआ होता, तो क्या करते, तो इसके अंदर यहाँ पे आप करते 4 का क्यूब माइनस 4 करते। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर होगा। अब चलो, अब सबसे पहले आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये आता है हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस में, जिसमें मैंने लिया है यहाँ पे अपना मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके 2 टाइप बनते हैं।
इसके अंदर क्या, इसके अंदर तो आपके 2 टाइप बनते हैं। 2 टाइप कौन से? अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे नंबर गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे आपके 7 चल रहे हैं। यहाँ पे आपके कितने ईयर है? यहाँ पे आपके ईयर चल रहे हैं 7। ये आपका क्या हुआ? ये आपके ऑड वाला केस हो गया। एक होता है आपका इवन वाला केस। एक क्या होता है? एक होता है आपका इवन वाला केस। इवन वाला केस कैसा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो ये आपका इवन वाला केस है। इसके अंदर बस एक वैल्यू की यहाँ पे डिफरेंस होगा। एक वैल्यू अगर आपने प्रॉपर यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे वो क्रिएट कर ली, उसके बाद क्या होगा? बाकी का पूरा क्वेश्चन एज इट इज सेम चलेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज सेम चलेगा। सबसे पहले आपको टाइप 1 करवाता हूँ। टाइप 1 में क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या है? आपको यहाँ पे क्या करना है? फिट अ स्ट्रेट लाइन 10 यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। एंड उसके बाद क्या? कंप्यूटर 10 वैल्यू, हमें 10 वैल्यूज को कंप्यूट करना है। कंप्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कंप्यूट करने के बाद क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे मंथली चेंज इन सेल्स निकालना है, शिफ्ट टू द ओरिजिन निकालना है 2023 पे। तो अब इसको करेंगे कैसे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे ईयर्स लिख लिए। ईयर्स लिखने के बाद यहाँ पे हमने सेल्स लिख ली। जो मेरे ईयर है वो मेरे यहाँ पे कैपिटल एच डिनोट करते हैं, जो मेरी सेल्स है वो मेरी यहाँ पे स्मॉल वाई डिनोट करती है। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? अब मैं निकालूंगा यहाँ पे स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स क्या होगा? अब हमें ध्यान देना है कि जब भी मैं अगर स्मॉल एक्स निकाल रहा हूँ, तो स्मॉल एक्स में जो मेरा सिग्मा एक्स है वो हमेशा मेरा यहाँ पे 0 होना चाहिए। मेरा जो यहाँ पे सिग्मा स्मॉल एक्स है वो मेरा 0 होना चाहिए। तो इस बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे इसको नंबर दूंगा, इसको नंबर यहाँ पे क्रिएट करूंगा। कैसे क्रिएट करूंगा? अगर आपका जब भी ऑड का केस चल रहा है, सबसे पहले हम ऑड का केस कर रहे हैं। ऑड के केस के अंदर जो भी आपका बीच का नंबर है, जो भी आपका बीच का नंबर है, उसको आप यहाँ पे 0 दे दो। उसको ओरिजिन मान के उसको 0 दे दो। अभी यहाँ पे क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे इसको 2020 को ओरिजिन मानेंगे और इसको यहाँ पे 0 वैल्यू दे देंगे। 0 वैल्यू देने के बाद अब हम क्या करेंगे? एक्स की यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? टी माइनस ईयर। टी माइनस ओरिजिन वाला ईयर। अब टी क्या हुआ? टी मतलब ये जो इस वाली ईयर की वैल्यू निकालूंगा कैसे? 2017 माइनस 2020 वाला नंबर, 2018 का नंबर माइनस यहाँ पे 2020। ये समझ में आया? ये क्लियर हो? हम कैसे निकालेंगे? ये अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा, सिंपल सा है। बीच में लो 0, यहाँ पे आगे लिखो 1 2 3, ऊपर लिखो -1 2 3। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? अब देखो, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 2023 नहीं लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता? बताओ बताओ, यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा होता 2024। यहाँ पे क्या लिखा होता? यहाँ पे लिखा 2024। तो हम क्या करते? यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे देता 4। यहाँ पे मैं करता, यहाँ पे मैं इसको 2004 वैल्यू दे देता। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे क्या करेंगे? आगे मैं करूँगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालूंगा। आगे मैं करूँगा एक्स स्क्वायर निकालूंगा। अभी समझो इसको कि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी क्यों निकाल रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर निकाले। एक्स स्क्वायर कैसे निकाला है? यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे कैसे निकाला? ये देखो, जो ये मेरी एक्स की वैल्यू आई थी, इसका मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो मेरी एक्स स्क्वायर आ गया। ये उसका मैंने यहाँ पे सिग्मा ले लिया। उसके बाद मैंने क्या निकाला? उसके बाद मैंने एक्स वाई निकाल लिया। मतलब जितनी भी एक्स की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दिया वाई से, तो यहाँ पे मेरा एक्स वाई आ गया। एक्स वाई आने के बाद मैंने यहाँ पे उसका सिग्मा कर लिया। सिग्मा करने का अब मुझे पता है, अगर मैं यहाँ पे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के थ्रू अपनी 10 इक्वेशन बना रहा हूँ, तो मेरी 10 इक्वेशन क्या होती है? मेरी होती है वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मेरे पास यहाँ पे एक्स तो गिवन है। एक्स देखो, ये एक्स मेरे यहाँ पे सारे ये मेरे सारे एक्स है। अब यहाँ पे ए और बी का पता लगाना है। ए और बी कैसे पता लगेगा? ए का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन। इस ए का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन। तो इसका क्या हो? सिग्मा वाई मेरा देखो, ये मेरा ये रहा जो मैंने यहाँ पे निकाला था कैलकुलेट करके। उसके बाद जो एन क्या है? एन मेरा यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद बी निकालना है। बी का क्या यहाँ पे कैसे निकालते हैं? सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई क्या? देखो ये रहा मेरा एक्स वाई, तो ये रहा मेरा सिग्मा एक्स वाई। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे सारा निकाला था। उसके बाद मेरा ये रहा यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने अपना क्या निकाला? बी निकाल लिया, जो मेरा यहाँ पे आ गया मेरा 2। अब उसके बाद क्या करूँगा? ये मेरी यहाँ पे इक्वेशन बन गई। ये मेरी क्या हुई? ये मेरी यहाँ पे इक्वेशन बन गई। अब मैं करूँगा, अब इसमें वैल्यू धीरे धीरे करके पुट करूँगा। अब मैं करूँगा इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है? सेकंड पार्ट के अंदर मुझे यहाँ पे 10 वैल्यूज को निकालना है। 10 वैल्यूज मेरे को यहाँ पे अपनी कंप्यूट करनी है। कैसे निकालूंगा? ये देखो कैसे निकालूंगा, ये देखो। अब यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है, यहाँ पे आपकी इक्वेशन है 90 + 2x, वाई सी इक्वल्स टू 90 + 2x। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाओ। यहाँ पे अपनी x की वैल्यू रखते जाओ। x की पहले यहाँ पे क्या वैल्यू चल रही है? -3। अगले वाले में -2, अगले वाले में -1, उस अगले में 0, उस अगले में 1, उस अगले में 2, उस अगले में 3। इसको सॉल्व करोगे, ये आपके सारे आंसर्स निकल के आ जाएंगे। ये क्या होंगे? ये आपके सारे आंसर निकल के आ जाएंगे। इतना समझ आ गया? इतना क्लियर हो गया? अब चलो, अब थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला? आपको यहाँ पे मंथली चेंज इन सेल निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ पे मंथली चेंज इन सेल निकालना है। अभी जितने भी ये ईयर है, ये तो हमारे यहाँ पे पर एनम बेसिस के ऊपर है, ये तो हमारा ईयरली बेसिस के ऊपर है। मुझे मंथली चेंज निकालना है। अगर कभी आपको चेंज बोला गया, तो आपको किस पे ध्यान देना? आपको ध्यान देना है अपना बी पे। आपको किस पे ध्यान देना? आपको अपना ध्यान देना है बी पे। किस पे ध्यान देना? बी पे ध्यान देना। अब जो मेरी बी की वैल्यू है, वो मेरी ईयरली बेसिस के ऊपर है, मुझे मंथली बेसिस में चाहिए। जो मेरी बी की वैल्यू है वो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे है, मुझे यहाँ पे मंथली बेसिस पे चाहिए। कैसे निकालूंगा? 2 को डिवाइड कर दूंगा 12 से। अगर यहाँ पे क्वार्टरली चाहिए होती तो मैं क्या करता? मैं यहाँ पे 2 को डिवाइड करता कितने से? 4 से डिवाइड कर देता। तो इतना समझ आ गया? इतना क्लियर होगा? तो यहाँ पे मेरा मंथली चेंज इन सेल निकल के आ गया। मेरा यहाँ पे मंथली चेंज इन सेल निकल के आ गया। जब भी आपको चेंज निकालना हो, तो आपको किस पे ध्यान देना? आपको यहाँ पे बी पे ध्यान देना है। आपको यहाँ पे बी पे ध्यान देना है, तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्या बोलता है? शिफ्ट द ओरिजिन टू 2023। आपको यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट कर देना है।
आपको यहाँ पे अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर देना है। जब भी आपको ओरिजिन में शिफ्ट करना होता है, जो भी आपकी ट्रेंड इक्वेशन है, सबसे पहले ट्रेंड इक्वेशन लिखो। यहाँ पे आपकी ट्रेंड इक्वेशन क्या चल रही है, वाई सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स आपकी ट्रेंड इक्वेशन चल रही है। इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू है 90, बी आपका यहाँ पे 2, ये आपकी ट्रेंड इक्वेशन है। अब इसके अंदर क्या करूँगा, जो यहाँ पे मेरा एक्स है, एक्स क्या है अभी के लिए, मेरा जो एक्स है यहाँ पे ओरिजिन जो चल रहा है वो मेरा 2020 चल रहा है। अभी के लिए मेरा ओरिजिन है वो यहाँ पे मेरा 2020 चल रहा है। अब मैं करूँगा, इसको मैं ओरिजिन शिफ्ट कर दूँगा। ओरिजिन शिफ्ट कैसे करूँगा, जो मैं अपना ओरिजिन है यहाँ से 2020 से उठा के मैं यहाँ पे 2023 पे ले आऊँगा। कैसे लाऊंगा, ये यहाँ पे देखो एक्स में कितना प्लस हो रहा है, एक्स अगर यहाँ पे 0 है, एक्स में अगर 2023 पे आना है तो मैं यहाँ पे कितना प्लस कर रहा हूँ, 1 2 3। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू 90 प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे मेरी ट्रेंड इक्वेशन बन के आ गई। एज अ 2023 का अगर मैं इसको ओरिजिन लूंगा, अगर मैं 2023 को अपना ओरिजिन लूंगा तो यहाँ पे मेरी ट्रेंड इक्वेशन बन के आ गई। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। चलो अब इसमें क्या है, ये देखो ऐसे हमने यहाँ पे करा, वाई सी इक्वल्स टू 90 प्लस 2x सबसे पहले था, उसके अंदर हमने क्या करा, अब देखो एक्स की यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या चल रही थी, एक्स की हमारी 0 ही चल रही थी। हमने यहाँ पे 3 प्लस कर दिया, तो यहाँ पे देखो 3 प्लस कर में मल्टीप्लाई पे 3 हो गया, एंड यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल गई 96, और यहाँ पे भी हमारी वैल्यू निकल के आ गई 96। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया। चलो अब चलते अपने टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 में हमारा क्या था, टाइप 2 के अंदर हमारा यहाँ पे इवन वाला केस है। टाइप 2 के अंदर हमारा यहाँ पे इवन वाला केस है। इवन वाले केस के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवन वाले केस के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी डेविएशंस लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी डेविएशंस लेंगे। डेविएशन को मैंने यहाँ पे लिया कैसे, मैंने यहाँ पे डेविएशन को लिया कैसे, वो देखो। सबसे पहले क्या है, एन यहाँ पे हमारा 6 चल रहा है, उसके बाद मेरा वाई यहाँ पे सिग्मा वाई निकाल लिया। सिग्मा वाई निकालने में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेविएशन लूंगा 2008 से। 2008 से क्यों, या 2008 पे 2008.5 से लूँगा मैं डेविएशन अपनी। इसको कैसे लूँगा, जो भी मेरा यहाँ पे नीचे के नंबर्स होंगे उनको मैं 0.5 देना चालू करूँगा। जो मेरे जितने भी नीचे के नंबर होंगे उनको मैं यहाँ पे 0.5 देना चालू करूँगा। कैसे दूंगा, 0.5 1.5 2.5, और जो ऊपर के 3 बचेंगे ऊपर के मैं 0.5 1.5 2.5। अगर इसके आगे कोई नंबर होता तो वहाँ आता था 3.5, इससे ऊपर कोई नंबर होता तो यहाँ पे मैं लिखता 3 माइनस का 3.5। इतना समझ आया, इतना क्लियर हो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा यहाँ पे क्या आया, -5 -3 -1 135, और मेरा सिग्मा एक्स यहाँ पे 0 हो गया। अगर आप इनको सबको प्लस करोगे तो यहाँ पे मेरा जो सिग्मा एक्स हो गया वो यहाँ पे मेरा 0 हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे फिर मैंने एक्स वाई निकाल लिया, एक्स वाई के साथ मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल लिया। उसके बाद क्या करें, अब देखो इसके अंदर आपको निकालना क्या क्या था, आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन आपको फिट करना है यहाँ पे, और एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स निकालनी है, आपको 10 वैल्यूज को ऑब्टेन करना है, एंड 2014 की यहाँ पे आपको वो निकालनी है, एक्सपेक्टेड सेल्स निकालनी है एक तरह से। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखो। अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब इक्वेशन के लिए क्या होता है, वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होती है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे एक्स तो आपने निकाल लिया, आपके पास ए नहीं है बी नहीं है। ए कैसे निकालेंगे, सिग्मा वाई अपॉन में एन, बी कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स वाई। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे कंप्यूट कर रखी है, इसको यहाँ पे पुट इन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी वाई सी निकल के आ जाएगा, वाई सी इक्वल टू 17 प्लस 1.4x, ये हमारा आ गया। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, हमें यहाँ पे अपनी एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स निकालनी है। हमें यहाँ पे अपनी एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स निकालनी है। एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स कैसे निकलती है, एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स यहाँ पे हमारी कैसे निकलती है, यहाँ पे मेरी जितनी भी डेविएशन चल रही थी, यहाँ पे मेरी डेविएशन चल रही थी यहाँ पे हाफ ईयर के रिस्पेक्ट में, हाफ ईयर के रिस्पेक्ट में मेरी यहाँ पे ज़्यादा डेविएशन चल रही थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो अगर मुझे, मैंने पीछे बताया आपको, एवरेज अगर एनुअल चेंज इन सेल निकालने, मतलब अगर आपको यहाँ पे चेंज इन सेल वगैरह जो कुछ चीज़ें निकालनी है तो यहाँ पे बी पे फोकस करोगे। बी आपका यहाँ पे है 1.4, 1.4 का किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपका हाफ ईयर के रिस्पेक्ट में चल रही थी, फुल ईयर के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे, इंटू में 2 कर दोगे, तो यहाँ पे आपकी 2.8 करोड़ आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब चलेंगे आगे। आगे आपके पास क्या दे रखा था, आगे आपके पास दे रखा था यहाँ पे कि व्हाट इज ऑब्टेन 10 वैल्यूज। 10 वैल्यूज क्या है, 10 वैल्यूज हमने यहाँ पे सारी अपनी निकाल ली थी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपनी एक्स की वैल्यू पुट इन कर दी। इसके अंदर क्या हुआ, ये यहाँ पे मैंने अपनी एक्स की वैल्यू पुट इन कर दी। पुट इन कैसे करी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये देखोगे, यहाँ पे देखने के बाद देखो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे मेरी थी, ये सारी मैंने यहाँ पे पुट इन कर दी, ये सारी मेरी एक्स की वैल्यूज है तो यहाँ पे पुट इन कर दी। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे निकालना है एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द ईयर 2014। 2014 के लिए मुझे यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेड सेल्स निकालनी है। 2014 के लिए मुझे यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेड सेल्स निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्या होगा 2014 के लिए, यहाँ पे आपका एक्स क्या होगा 2014 के लिए वो बताओ। यहाँ पे आपका एक्स क्या होगा 2014 के लिए, तो वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पे कैसे, वो यहाँ पे हमने कैसे निकाला। अगर मैं इसके आगे लिखूँ, अगर मैं इसके आगे लिखूँ, ये देखो यहाँ पे 2011 चल रहा है, 2012 2013 2014। अगर मैं इसी ट्रेंड को आगे फॉलो कर दूँ, 135 चल रहा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू होएगी 7, इसकी 9, इसकी 11। तो यहाँ पे देखो ये मेरी 11 वैल्यू आ गई। ये तो मैंने थोड़ा ऐसा उसमें जल्दी जल्दी कर दिया। अगर आपको प्रॉपर फॉर्मूला के साथ करना है तो कैसे करोगे, जो आपका 2014 वाला ईयर है उसको आप माइनस करोगे में से 2008.5 वाले साल का, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, क्योंकि ये तो हाफ ईयर के रिस्पेक्ट में हुआ।
फुल ईयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका आंसर 5.5 आता। अगर मैं इसका आगे कैरी ऑन करता हूँ, कैरी ऑन करने में क्या आता, यहाँ पे आपका 3.5, 4.5, 5.5, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता, तो यहाँ पे मेरी 11 वैल्यू निकल के आती, जो मैंने यहाँ करा था इस पूरे टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मेरी 11 वैल्यू निकल के आ गई। 11 वैल्यू निकल के आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर अपनी वैल्यू को पुट करूँगा। वैल्यू कैसे पुट करूँगा, देखो यहाँ पे मेरी ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन के अंदर मैंने अपनी यहाँ पे 11 वाली वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे मेरा निकल के आ गया। यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेड सेल्स निकल के आ गई उस ईयर की, मतलब 2014 की मेरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेल्स निकल के आ गई। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर होगा। अगर टीएसए में से अगर मेथड और लीस्ट स्क्वायर आप कर रहे हो, तो इसके अंदर से दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपका इवन वाला केस बनता है, जैसे ये इवन वाला केस है, या तो आपका ऑड वाला केस बनता है, जैसे ये वाला ऑड वाला केस हो गया। बस इसके अंदर आपको इन वैल्यूज़ पे ध्यान देना है कि आप ये वाली वैल्यूज़ कैसे निकाल लो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैसे निकालो, इन वैल्यूज़ पे आपको ध्यान देना है। चलो अब चलते हैं आगे। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, मस्ट इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। आपको सबसे पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। इस कम्युनिटी के अंदर हम रेगुलर बेसिस पर नोट, स्टडी मेटेरियल, पीवाईक्यू वगैरह, ड्यू की सारी गाइडलाइन, नोटिफिकेशन, अपडेट्स वगैरह सब यहाँ पे हम इसमें पुट डाउन करते हैं, सब यहाँ पे इसमें डालते हैं। तो मस्ट आपको इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि और अपनी वीडियोज़ की आप यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड आपको चैनल को अच्छा लगे तो इस वीडियो, अगर वीडियो भी अच्छी लगे तो आपको इसको लाइक करना जरूर। चलो अब चलते हैं आगे। आगे आपके पास क्या दे रखा है, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक बताए थे, ये तो टीएसए वाला, जो टीएसए के अंदर आपके 2 टाइप कवर हो गए। उसके बाद आपका स्पेस में रैंक कोरिलेशन, एंड आपका यहाँ पे इंडेक्स नंबर वाला। ये तो मस्ट गारंटी आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। अब मैं 2 क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो आपके एनईपी में दोनों बार पूछे तो गए हैं, जो आपके एनईपी पेपर में दोनों बार पूछे तो गए हैं, पर हल्के हल्के उसमें डिफरेंसेस कर दिए। कंसेप्ट पूरा वही है, सोल्व वैसे ही होगा, बस यहाँ पे उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी क्वेश्चन की, बाकी करे उसकी जो पूरी सॉल्विंग होगी वो उसी तरीके से होगी। अब चलो वो क्वेश्चन है कौन से। अब ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है अपना, द लाइफ टाइम ऑफ द सर्टेन काइंड ऑफ वाटर हीटर हैज़ अ मीन लाइफ ऑफ 400 आवर्स। यहाँ पे एक सर्टेन काइंड ऑफ वाटर हीटर है जिसकी लाइफ टाइम क्या दे रही है, मीन लाइफ कितनी दे रही है, 400 घंटे की। स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है 45 घंटे का। और हमें क्या निकालना है, एज्यूमिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लाइफ टाइम टू बी नॉर्मल। अब इतना मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। अगर अभी भी बच्चों को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, इसको और कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको यहाँ पे जेड की वैल्यू दे रखी है। जेड की वैल्यू हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होती है, तो आपको यहाँ पे जेड की वैल्यू दे रखी है, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन तो ये हो गई हमारे पास। अभी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा वे बताऊंगा, ज़्यादा इसके अंदर घुसूंगा नहीं, प्रॉपर ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि कैसे होगा। बस दिमाग खोल के बैठना, दिमाग खोल के सुनना है इसको। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले क्या है, हमें पता है कि जो हम अगर कर्व बनाते हैं, हम जो भी कर्व बनाते हैं, ये जो मिड पॉइंट होता है, इसके इधर वाला 0.5 इधर एरिया होता है, और इधर जो एरिया होता है वो 0.5 वाला एरिया होता है, एंड ये पूरा यहाँ पे 1 एरिया होता है। अब इस मिड पॉइंट के ऊपर हमारा मीन लाई करता है, और इसी पॉइंट पर हमारा जो जेड होता है वो इक्वल टू 0 होता है। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर होगा। इस मिड पॉइंट के ऊपर हमारा मीन आता है, एंड यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 होता है। मीन और जेड अलग अलग है, तो हमने समझ में आ गया कि यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 है। इतना आ गया। अब ये मुझसे क्या बोलता है, अब ये मुझसे बोलता है कि मुझे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वाटर हीटर्स बताओ जिनकी लाइफ टाइम ग्रेटर देन 470 आवर्स है। अगर यहाँ पे जो मीन यहाँ पे 400 आवर्स यहाँ चल रहे हैं, तो 470 आवर्स कहाँ चलेंगे, 470 आवर्स आपके यहाँ कहीं लाई करेंगे, यहाँ लाई करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मुझे ग्रेटर देन 470 चाहिए, तो मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मुझे यहाँ पे ये वाला एरिया चाहिए। अब ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, अब यहाँ पे ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, ये जो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ इसका एरिया निकलेगा कैसे। हमें पता है ये एरिया 0.5 है, ये वाला एरिया, ये एरिया पूरा 0.5 है। अगर इस पूरे एरिया में से मैं ये सारा एरिया माइनस कर दूंगा, इतना जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरे पे क्या होगा, मेरे पे ये बच जाएगा, इसको निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स बार माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे एक्स बार क्या हुआ, एक्स बार आपका यहाँ पे 470 हो गया, माइनस करा आपने यहाँ पे 400, मतलब जो आपका मीन दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 45 है, यहाँ पे आपकी z की वैल्यू आ गई। तो इस पॉइंट के ऊपर आपका x जो है वो आपका 470 है, एंड z क्या है, z आपका यहाँ पे 1.555 है। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे क्या है, अब यहाँ पे देखो z की, यहाँ पे z इक्वल्स टू 1.56 और 1.555 एक ही बात है, अप्रॉक्सीमेशन है ये। तो z इक्वल्स टू 1.56 से आपकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0.4406। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना एरिया कवर होता है, 0.4406। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना एरिया कवर होता है, इतना आपका यही वाला एरिया कवर होता है, 0.4406। अब मुझे इतना एरिया पता चल गया, तो मैं 0.5 में से 0.5 जो ये पूरा एरिया है इसमें से इतना एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे बच के आ जाएगा ये वाला एरिया, और जो मुझे चाहिए, तो मैंने 0.5 में से माइनस कर दिया 0.4406, तो मेरा ये वाला एरिया निकल के आ गया। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। एंड उसको आगे जाके मैंने इंटू 100 कर दिया, तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ये समझ में आ गया। अब चलो सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है,
परसेंटेज ऑफ वाटर हीटर्स विद अ लाइफ टाइम बिटवीन 385 एंड 415। अब इसमें क्या देखो, ये मेरे मैं इसी ग्राफ को ले रहा हूँ, ये मेरा ग्राफ है। बीच में यहाँ पे मीन आ रहा है जहाँ पे 400। 385 कहाँ लाई करेगा, 385 कहीं यहाँ लाई करेगा। 415 कहाँ लाई करेगा, 415 कहीं यहाँ लाई करेगा। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर होगा। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे उसी तरीके से निकालूंगा। उस तरीके से मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे जेड की वैल्यू निकाली। सबसे पहले यहाँ पे एक्स बार माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब 385 माइनस 400 अपॉन में 45, और यहाँ इस सेकंड पार्ट के अंदर 415 माइनस 400 अपॉन में 45। ये सारी वैल्यू सॉल्व करी तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, एक में आया मेरा माइनस का 0.333 एंड यहाँ पे आया 0.333। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, ये मुझे क्या बताता है कि जो देखो, ये आपकी समझ लो एक नंबर लाइन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 400 है, यहाँ पे आपका 415 है, यहाँ पे आपका 385 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर देखें, अगर आप पहले से जेड जेड की वैल्यूज ही लिख लो। यहाँ पे क्या है, जेड है आपका, आप यहाँ पे आपका है 0.333, यहाँ पे आपका जेड है माइनस का 0.333 एंड यहाँ पे क्या है, जेड इक्वल टू 0 है। अब देखो 0.33 पे आपको क्या वैल्यू दे रखी है, 0.1293, क्या दे रखी है, 0.1293। तो ये मुझे बताता है कि Z0 से लेके Z0.333 तक मेरी क्या एरिया आता है, मेरा एरिया आता है इतना। मेरा एरिया क्या आता है, मेरा एरिया आता है इतना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया इतना है तो ये भी तो सेम ही हुआ, जब यहाँ पे भी वैल्यू सेम ही आ रही, क्योंकि देखो यहाँ भी 15 का फर्क है, यहाँ भी 15 का फर्क है। क्योंकि ये 400, ये 415, 400 में से 415 में से 400 गए 15, 385 में से 15 गए 400। तो ये एरिया माइनस 15, मतलब एक तरह से क्या हुआ, ये एरिया और ये एरिया मेरा सेम है, दोनों इक्वल है। ये एरिया, मतलब ये जो एरिया हुआ और ये जो एरिया हुआ, ये दोनों मेरा सेम है। कैसे हुआ, ये देखो, यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल चल रहा है। इक्वल चलने से क्या हुआ, जो मेरे यहाँ पे जहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे एरिया गिवन है, तो उसको क्या करूँ, उसको इंटू में 2 कर दूँगा, तो मेरा ये वाला एरिया भी निकल के आ जाएगा। जब ये एरिया और ये एरिया सेम है, मुझे ये एरिया बता रखा है कितना है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एरिया भी तो आ ही जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे इसने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और इसको आगे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया इंटू 100 करके। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया। कुछ नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस लगानी है इसके अंदर, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब उसके अंदर ये देखो, सबसे पहले इस वैल्यू का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इस वैल्यू का ये इंटरप्रिटेशन होता है कि जो भी आपकी, जहाँ भी आपकी z इक्वल टू 1.56 की वैल्यू आ रही है, या जहाँ भी आपकी z इक्वल टू 0.33 की वैल्यू आ रही है, तो Z0 से लेके इस वाली वैल्यू तक, 0.33 वाली वैल्यू तक आपका इतना एरिया लाए है, इतना एरिया पड़ता है। Z0 से लेके Z1.56 तक आपका इतना एरिया लाई करता है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं आगे। थर्ड पार्ट हमें क्या बोलता है, थर्ड पार्ट हमें बोलता है, थर्ड पार्ट हमें बोलता है द मिनिमम लाइफ ऑफ द बेस्ट 10% ऑफ वाटर हीटर्स। मिनिमम लाइफ कितनी है बेस्ट 10% ऑफ वाटर हीटर्स की, मिनिमम लाइफ। अब एक नॉर्मल सी बात समझो, मैं यहाँ पे देखो, एक क्लास है, एक क्लास में 3 बच्चे हैं, एक क्लास में 3 बच्चे हैं, एक के नंबर है 91, एक के नंबर है 92, एक के नंबर है 95। मैंने बोला बेस्ट 3 में से मिनिमम नंबर बताओ। बेस्ट 3 में से, बेस्ट 3 तो यही है एक तरह से, इसके पीछे इनके पीछे ही है, जो भी नंबर से है, जो भी इनसे कम नंबर है इनके पीछे ही है। तो बेस्ट 3 में से मिनिमम नंबर तो यही है, बेस्ट 3 में से मिनिमम नंबर तो यही है। तो ये हमें क्या बोल रहा है, बेस्ट 10 में से, बेस्ट 10 में से मिनिमम लाइफ बतानी है। तो बेस्ट 10 क्या हुआ, यहाँ पे मेरा जो बेस्ट 10 मेरा ये हुआ, बेस्ट 10 मेरा इतना पार्ट होगा। बेस्ट 10 में से मुझे मिनिमम बताना है, तो मतलब ये वाला पॉइंट बताना है मुझे, ये वाला पॉइंट बताना है कि ये पॉइंट क्या है। ये समझ में आ गया है, अगर आपको ये समझ आ गया फिर तो आप इसको कर लोगे। अब इसने क्या बोला है, द मिनिमम लाइफ ऑफ द बेस्ट 10% ऑफ वाटर हीटर्स। अब आप इसको थोड़ा इंटरप्रेट करो तो आपको क्या समझ में आता है कि आपका यहाँ पे ये जो कि आपकी 90th परसेंटाइल होगी, ये जो आपकी होगी 90th परसेंटाइल होगी, मतलब जो ये वैल्यू होगी ये पीछे के 90 जनों से, 90 जो आपके वाटर कूलर्स है उनसे आगे होगी। अगर आप नंबर्स में बात करो तो, अगर अगर आप नंबर्स में बात करो तो मतलब 90th परसेंटाइल हो गई, कि मतलब पिछले 90% से ये आगे है, पिछले 90% से ये आगे है। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसने करा क्या, ये यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ये पूरा 0.9 है, यहाँ तक पूरा 0.9 हुआ। 90th परसेंटाइल, 90% परसेंटेज को मैंने उल्टा कर लिया, 0.9 कर लिया, तो यहाँ पे मेरा पूरा 0.9 है। अब मुझे पता है इतना जो एरिया है मेरा, ये मेरा 0.5 पड़ता है, तो ये एरिया मेरा क्या होगा, अलग पेन से इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये वाला एरिया कितना होगा, ये मेरा 0.4 ही तो होगा। ये जो मेरा पूरा एरिया है, इस एरिया में से मैंने ये वाला एरिया माइनस कर दिया, ये तो मेरा ये बचा ना, ये बचा, तो ये क्या होगा, ये मेरा 0.4 ही तो हुआ। तो यहाँ पे इसने क्या करा, 0.9 में से 0.5 माइनस कर दो, यहाँ पे मेरा 0.4 आ गया।
0.4 आ गया, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला 0.4 पे मेरी z की वैल्यू क्या है, 0.4 पे मेरी z की वैल्यू क्या है, 0.4 पे मेरी z की वैल्यू है 1.29, 1.29 मेरी z की वैल्यू है। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अगर मैं इस पूरे एरिया में से इतना एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा ये बच जाएगा, ये मेरा ये बच जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये मेरा एरिया आ गया। इस एरिया को मैंने उल्टा कन्वर्ट कर लिया। उल्टा कन्वर्ट कैसे करा, मैंने यहाँ पे z की वैल्यू निकाल ली कि इस एरिया में मेरी z की वैल्यू क्या है, इस एरिया में मेरी z की वैल्यू क्या है, इस एरिया में मेरी z की वैल्यू क्या है, इस एरिया की जो यहाँ पे z है, यहाँ पे ये 0 है, जो 0 से लेके यहाँ तक की वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ जो लाई करेगी मेरी वैल्यू वो क्या है। इतना समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मुला लगा दूंगा। फॉर्मुला लगा दिया, फॉर्मुला लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे मैंने ये सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। z का चल रहा है, z मेरा चल रहा है यहाँ पे 1.29, यहाँ पे जो मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन है वो मेरा चल रहा है 45, मीन क्या चल रहा है यहाँ पे मेरा 400, x की वैल्यू निकाल ली। x मेरा क्या है, x मेरा यहाँ पे आ गया 458.05 आवर्स। तो मतलब मिनिमम लाइफ, मिनिमम सबसे कम लाइफ ऑफ बेस्ट 10% ऑफ वाटर हीटर मेरा क्या चल रहा है, 458.05। तो जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन कराया उस तरीके से आप समझो, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे अगर इसको थोड़ा नंबर लाइन की तरह इसको इमेजिन करना, इसको नंबर लाइन की तरह इसको थोड़ा ग्राफ की तरह इमेजिन करना। अब चलो, अब आगे 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 आपके पास क्या आता है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूटिलाइजिंग 3 नॉन overlapping work shifts. It is observed that the 50%, 30%, 20% of the components are produced during the shifts 1 to 3 respectively. 3 शिफ्ट होती है 1 to 3। पहली शिफ्ट के अंदर 50% कॉम्पोनेंट बनते हैं, दूसरी शिफ्ट के अंदर 30% कॉम्पोनेंट बनते हैं, तीसरी शिफ्ट के अंदर मेरे यहाँ पे 20% कॉम्पोनेंट बनते हैं। आगे क्या बता रखा है कि पहली शिफ्ट के अंदर 6% कॉम्पोनेंट डिफेक्ट निकलते हैं, दूसरी शिफ्ट के अंदर 10% कॉम्पोनेंट डिफेक्ट निकलते हैं, एंड तीसरी शिफ्ट के अंदर 8% कॉम्पोनेंट डिफेक्टिव निकलते हैं। अब मुझे क्या डिटरमाइन करना है, मुझे डिटरमाइन करना है कि टोटल मिला के कितने कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे डिफेक्टिव है। टोटल यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है, टोटल परसेंटेज में मेरे यहाँ पे कितने कितने कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे मेरे डिफेक्टिव है। वो कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे टोटलिटी में निकालना है, आपको यहाँ पे पूरा टोटलिटी में निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ पे नॉर्मल सी देखो, अगर पहली शिफ्ट में आपके 50% वो बन रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे 50% यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स बन रहे हैं, उसमें से 6% यहाँ पे खराब है, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 50% इंटू में 6%, 50% इंटू में 6%, तो 0.5 इंटू में 0.06 प्लस क्या करोगे, मुझे ओवरऑल निकालना है, मुझे ओवरऑल निकालना है, तीनों शिफ्ट का निकालना है। कैसे निकालूंगा, 30% इंटू में 10%, 20% इंटू में 8%, तो 0.3 इंटू में 0.1, 30% इंटू में 10% प्लस कर दूंगा इसके अंदर 20% इंटू में 8%, तो 0.2 इंटू में 0.00 इंटू में 0.08। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे मेरा निकल के आ गया 7.6%। तो इन तीनों शिफ्ट्स का मिला के मेरा यहाँ पे इन टोटलिटी के अंदर मेरा 7.6% जो कॉम्पोनेंट्स है वो डिफेक्टिव बनते हैं या डिफेक्टिव निकलते हैं। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट हमसे क्या कहता है कि अब हमें पता है कि ये डिफेक्टिव कॉम्पोनेंट है, हमें पता है कि ये डिफेक्टिव कंपोनेंट है, तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो शिफ्ट 3 में ही बना है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बताओ कि वो शिफ्ट 3 में ही बना है। अब क्या हुआ, ये जब हम इसको क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें पता चला कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, हमें पता चला कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे। ये देखो, सबसे पहले हम अपने इवेंट्स बनाएंगे। हमारा क्या है, पहले यहाँ पे हमारा शिफ्ट वन के अंदर हमारे कितने परसेंट कॉम्पोनेंट बनते हैं, 50%। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे B1 इवेंट क्या होगा हमारा 0.5, उसके बाद B2 इवेंट क्या होगा 0.3, B3 इवेंट होगा 0.2, तो 50%, 30%, 20%। उसके बाद अब जो कॉमन है मैं उसको यहाँ पे डिटेक्ट करूंगा। कॉमन इसके अंदर क्या है, कॉमन इसके अंदर है डिफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स। तीनों शिफ्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्टिव चीजें बन रही है, डिफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स निकल के आता है, तो यहाँ पे वो मेरा कॉमन हो गया। कॉमन को कैसे मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ, यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ अपना यहाँ पे इस तरीके से, तो A/B1, A/B2, A/B3, मतलब B1 शिफ्ट के अंदर मेरा यहाँ पे 6%, मतलब 0.06% मेरे कॉम्पोनेंट डिफेक्टिव है। B2 शिफ्ट के अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट बनने हैं उसमें मेरा 10% ऑफ कॉम्पोनेंट डिफेक्टिव है, तो मतलब 0.1। B3 शिफ्ट के अंदर मेरा यहाँ पे 8% ऑफ कॉम्पोनेंट डिफेक्टिव है, तो मतलब यहाँ पे मेरा क्या हुआ 0.08 मेरे कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे डिफेक्टिव है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे यहाँ पे निकालना है कि मेरा जो कॉम्पोनेंट मैंने ढूंढा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो यहाँ पे डिफेक्टिव, मतलब वो डिफेक्टिव तो है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो शिफ्ट 3 में बना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो शिफ्ट 3 में बना है। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे अपना P/B3/A, P/B3/A। इसको कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, P/B3 इंटू में P/A/B3 डिवाइड बाई PD। PD यहाँ पे क्या हुआ, PD यहाँ पे मेरा इन टोटलिटी वाला ये हो गया। PD मेरा यहाँ पे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव मतलब टोटलिटी के अंदर ले लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे आपका इन टोटलिटी के अंदर हो गया। अब इसको करा कैसे हमने, अब इसको हमने करा कैसे, अब इसके अंदर नॉर्मल सी बात है, अब इसका नॉर्मल सी बात है, अगर मेरा शिफ्ट 3 के अंदर 20% ऑफ कॉम्पोनेंट बनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका यहाँ पे एग्जांपल लूँ, शिफ्ट 3 के अंदर फॉर एग्जांपल समझ लो 100 कॉम्पोनेंट बनते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 कॉम्पोनेंट बनते हैं, 100 में से यहाँ पे क्या बता रहा है वो कि 100 में से यहाँ पे मेरे 8% खराब हो जाते हैं, तो मतलब मेरे 8 कॉम्पोनेंट डिफेक्ट निकल जाते हैं, 8 कॉम्पोनेंट में मेरा यहाँ पे डिफेक्ट निकल के आता है। तो वही हमने यहाँ पे करा,
वही हमने क्या करा, वही हमने यहाँ पे अपने करा। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने जो अभी जितने भी नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स बनते थे, ये तो परसेंटेज में दे रखा है, तो यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट नंबर तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है, तो यहाँ पे जितने भी कॉम्पोनेंट्स बन रहे हैं उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसके परसेंटेज में जितना वो डिफेक्टिव है, एंड इन और मल्टीप्लाई किससे, डिवाइड किससे कर दिया, डिवाइड मैंने यहाँ पे करी इन टोटलिटी के अंदर। तो यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 0.2105। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मेरा पूरा सॉल्व हो गया। करेंगे इसको बेस थ्योरम के क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है बेस थ्योरम का है, इसको हम करेंगे सॉल्व बेस थ्योरम का कंसेप्ट लगा के। यहाँ पे मैंने आपको एक कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट बता दिया कि हाँ अगर इसको नहीं हो पा रहा हो, आपसे आपसे इवेंट ना बन रहे तो आप इसको नॉर्मली इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखो, अब क्या है, जो पहले के 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, इंडेक्स नंबर का, आपका स्पेसमेंट रैंक कोरिलेशन का, एंड आपका टाइम सीरीज एनालिसिस का, तो वो 3 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे किसी भी तरीके से, एंड जितने भी तरीके आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो आपके एनईपी में अभी तक 2 बार पेपर हुए हैं, एनईपी के अंदर, सीबीसीएस की बात नहीं कर रहा है, एनईपी के अंदर आपके 2 बार पेपर हुए हैं। उन दोनों बार में दोनों तरह के वो 2 क्वेश्चन आए ही आए हैं, बस उनको हल्की चीज़ें जो है वो घुमा घुमा के पूछ रखी है, और कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन की सॉल्विंग है उसी तरीके से होगी, तो वो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगर आपने पहले के 3 क्वेश्चन कर लिए तो आपके यहाँ पे 27 नंबर प्रॉपर गारंटी पक्के हो जाएंगे। 27 नंबर आपके ना करते हुए प्रॉपर पूरे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अब और मस्ट आपको क्या करना है, एक और काम क्या करना है, आपको यहाँ पे इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। इस कम्युनिटी को आप ज्वाइन करोगे, आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, ड्यू की गाइडलाइंस वगैरह जितने भी अलर्ट्स है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड फटाफट से यूट्यूब चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर लो लाइक। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विथ फुल मार्क्स एवरीवन कैन स्कोर फुल मार्क्स।